नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे थायराइड से जुड़ी समस्या की। आजकल कई लोग थायराइड बीमारी से पीड़ित हैं और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। तो अगर आप भी थायराइड से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं और ये तीनों ही विशेषज्ञ अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर, डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना नारंग। डॉक्टर नारंग, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फोन उठाइए और थायराइड की समस्या से जुड़े सुझाव और सलाह के लिए हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें जीमेल पर भी सवाल भेज सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर लाइव कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर भी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की बदलती जीवन शैली से थायराइड रोग बढ़ रहा है, साथ ही आराम परस्त जीवन और तनाव से इससे जुड़े रोग होने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। थायराइड में गड़बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी कई और समस्याओं को भी साथ लेकर आती है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे अधिकतर लोग ग्रस्त रहते हैं। पुरुषों के मुकाबले ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर होती है, जिसका आकार तितली जैसा होता है। ये ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और अन्य हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता को कंट्रोल में रखता है। थायराइड होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर में कई तरह की दिक्कत नजर आने लगती है। अधिकतर मामलों में थायराइड के शुरुआती लक्षणों का पता आसानी से नहीं चल पाता। ये ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं ये उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारे हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखते हैं। आजकल कई लोग थायराइड बीमारी से पीड़ित हैं। थायराइड में आमतौर पर वजन बढ़ने के साथ ही हार्मोन्स असंतुलन भी हो जाते हैं। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जरूरत से कम हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें वजन बढ़ना, सुस्ती, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति, ठंड, सूखी त्वचा, बालों में रूखापन, अनियमित मासिक चक्र और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें जरूरत से अधिक हार्मोन पैदा होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना, ज्यादा पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर सही से इलाज किया जाए तो थायराइड को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं और हमें आपके कॉल का इंतजार है। डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर शुरुआत करूं तो जो थायराइड की समस्या है हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, थायराइड एक अंदर का बीमारी है, बॉडी में इम्यूनिटी का बैलेंस के प्रॉब्लम से ये होता है। तो हो सकता है जो केमिकल्स, पॉल्यूशंस और जो इतने सारे जो यहाँ पे वर्ल्ड में ये पॉल्यूशन एंड केमिकल्स के इफेक्ट से थायराइड का जो इम्यून बैलेंस है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। दूसरा बात ये है कि अभी वी आर मोर कॉन्शियस, सो वी नो कि अभी डायग्नोसिस भी इजीली हो जाता है सिंपल लैब टेस्ट से। जो बीमारी पहले हो सकता है कि 10 साल या 5 साल साइलेंट होके बहुत प्रॉब्लम्स लेके बाहर आता, अभी जो होता है कि एकदम शुरुआत में ही रूटीन टेस्ट बहुत सारे लोग कराते हैं, जो बीच बीच में कराना भी चाहिए। उसमें भी थायराइड रिपोर्ट में ऊपर नीचे आता है और वी कैन मोर इजीली डायग्नोज। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। वन इज मे बी the pollution and the chemicals are playing a role in in modulating our immune system. Also, we are diagnosing the condition more frequently. ठीक है। डॉक्टर हुद्दर, आयुर्वेद थायराइड को लेकर क्या कहता है?
ये थायराइड की जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के हिसाब से हम उसको अलग अलग अप्रोच में देखते हैं। एक जो है हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, उसमें ओबेसिटी के जो भी लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं उसमें। और हाइपरथायराइडिज्म में पर्सन का वेट कम हो जाता है, वो अलग सा एक अप्रोच होता है। और नोडुलार्स जो होते हैं, जो गोइटर जैसे बोलते हैं उसको, वो अलग अप्रोच होता है। और कैंसरस कंडीशंस भी होते हैं। तो ये के लिए अलग अलग प्रेजेंटेशंस के लिए अलग अलग अप्रोच होता है। यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा आजकल होने के कारण उसको ओबेसिटी जो होती है, उसमें जो कफ और मेद की वृद्धि की वजह से जो वज़न भारी होती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे कंडीशंस में हम थोड़ा शोधन, शमन और रसायन, ऐसे एक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो पहले हम प्यूरिफिकेशन करते हैं बॉडी का, जो भी नेचुरल वे में उसको अच्छी तरह से प्यूरिफाई करके, उसके बाद में थोड़े मेडिसिन जो होते हैं, जो भी दोष विशिएटेड होते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। उसके बाद रसायन जो रिज्यूविनेट करने के लिए जो करते हैं, ये 3 स्टेप्स में हम यूजुअली अप्रोच करते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल अप्रोच जो हम करते हैं इसमें। तो इंडिविजुअली जैसे प्रेजेंटेशन होता है, उसके ऊपर लक्षण को देख के करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर नारंग, होम्योपैथी कैसे देखता है थायराइड को और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथी के ज़रिए? देखिए, जैसे कि दोनों डॉक्टर साहब ने बताया कि थायराइड की जो बीमारी होती है वो कई तरह की हो सकती है। थायराइड ज़्यादा काम करता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, कम काम करता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। पेशेंट जो है वो गॉइटर के साथ भी आ सकता है, जो गले में गांठ हो जाती है उसके साथ भी आ सकता है, उससे होने वाली तकलीफ़ों के साथ भी आ सकता है। तो होम्योपैथी में सबसे पहले तो हम डिज़ीज़ का डायग्नोसिस ही बनाते हैं, ये देखते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है। और एक बार जब डिज़ीज़ का डायग्नोसिस हम इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे बना लेते हैं तो फिर हम पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि होम्योपैथी जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच पे चलती है। हमारे यहाँ दवाइयाँ जो है इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे दी जाती हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें उसकी पर्सनल हिस्ट्री होती है, पास्ट हिस्ट्री होती है। हमारी पैथी में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा माइंड है, बॉडी है, सोल है, ये एक ट्रिनिटी है, एक वन यूनिट है। तो हमें पेशेंट के हर एस्पेक्ट को जो है वो देखना होता है। साथ ही साथ जब हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम पेशेंट की एज को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। हम ये देखते हैं कि पेशेंट को सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितने हैं, यानी कि उसको कोई साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन तो उसकी वजह से नहीं हो रही है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनको अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सफ़ेद जो दाग हो जाते हैं, विटिलिगो जिसे कहते हैं, वो पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो उनको थायराइड के साथ साथ और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जब हम अपनी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारी पेशेंट बेस्ड होती है। जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है वो पेशेंट को देखकर उसकी बीमारी के साथ साथ उसके जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो एज है, उसकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। और फिर जो हमारी ट्रीटमेंट प्लान होती है उसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को एक डाइट प्लान भी देते हैं और उसके लिए एक एक्सरसाइज रिजीम भी जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। सचिन कुमार ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सचिन, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा थायराइड जो स्वेलिंग है तो वो कैसे ठीक होगा? जी, आप एक बार दोहराइए, आप क्या कह रहे हैं? थायराइड जो है उसमें स्वेलिंग है। अच्छा, उसको मतलब नॉर्मल करना तो कैसे होगा वो? आपने क्या अभी तक किसी डॉक्टर से सलाह ली है, किसी को दिखाया है? हाँ। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने जैसे वो पीजीआई में दिखाए थे तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि इसको मतलब कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा आपको। सचिन, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर भट्टाचार्य, आप कुछ और पूछना चाहेंगे सचिन से? थायराइड स्वेलिंग भी बहुत तरीके का होता है। कभी कभी डिफ्यूज स्वेलिंग होता है, जो डिफ्यूज गॉइटर कहते हैं, और कभी कभी वो एक नोड्यूल जैसे स्वेलिंग होता है। तो मैनेजमेंट डिपेंड कर रहा है कि वो स्वेलिंग डिफ्यूज गॉइटर है कि एक सिंगल नोड्यूल है। अगर सिंगल नोड्यूल है तो पहले उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसका FNAC का टेस्ट किया जाता है, जिससे उसका सेल से पता चलता है कि एक्चुअली वो नोड्यूल किस चीज़ का बना हुआ है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। उसमें 10% नोड्यूल में कैंसर होने का भी चांस रहता है, 90% बिनाइन ही रहता है। अगर उसमें कैंसर है, डेफिनेटली सर्जरी ट्रीटमेंट है। बाकी अगर कैंसर नहीं है तो नोड्यूल में सर्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो डिपेंड कर रहा है कि
नोड्यूल कितना बड़ा है। अगर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइज से ज़्यादा नोड्यूल बड़ा है तो उसके कभी कभी डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं। कभी वो नोड्यूल से अगर आसपास का कोई ऑर्गन को प्रेस कर रहा है, जैसे ट्रैकिया है या फूड पाइप है, अगर उसके ऊपर प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तभी भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर से बातचीत करना पड़ेगा और जो आपका उनका मैनेजमेंट उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। अगर कैंसर का कोई शक है तो डेफिनेटली तुरंत सर्जरी चाहिए। अगर कैंसर का शक नहीं है तो सर्जरी थोड़ा लेट भी विथहोल्ड करके भी कर सकते। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, रोहित ने हमें आगरा से कॉल किया है। रोहित, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। संपर्क टूट गया है रोहित से। जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर भट्टाचार्य, मैं ये समझना चाहूँगी स्वेलिंग किस तरह से अलग है? लाइक हम दो तरह के थायराइड की बात कर रहे हैं, क्या ये स्वेलिंग अलग है, कोई और समस्या है? कभी थायराइड में कभी कभी फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग भी होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज थायराइड में स्वेलिंग आ जाता है, जिसको प्यूबर्टल गॉइटर कहते हैं। तो वो एक थायराइड का एक डिफ्यूज पूरा ग्लैंड थोड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी वो डेवलपमेंट के टाइम में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। पहले होता था आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत प्रिवेलेंट था। आजकल आयोडीनाइजेशन ऑफ सॉल्ट के वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है। तो जो गॉइटर का जो पहले हम लोग देखते थे बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड, जिसे घेंगा कहते हैं। हाँ, घेंगा कहते हैं, जो बहुत बड़ा गॉइटर आजकल देखने के लिए कम मिलता है। आजकल जो ज़्यादातर स्वेलिंग देखा जाता है वो कुछ जैसे किसी थायराइड का जो ऑटोइम्यून इम्बैलेंस होता है, जैसे हशीमोटोज डिजीज़ है, तो वो सबसे कभी कभी स्वेलिंग आ जाता है। कभी कभी स्वेलिंग का कोई रीज़न नहीं मिलता। थायराइड में धीरे धीरे ग्लैंड एक के बाद एक नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है, जिसको मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। तो इस तरीके का भी स्वेलिंग होता है। कभी कभी एक आइसोलेटेड स्वेलिंग होता है जिसको सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल कहते हैं, और इन दैट केस ऑब्वियसली उसका अप्रोप्रिएट जो बताया अभी वो टेस्ट होना चाहिए और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर हुदर, ये जो स्वेलिंग वाली बात है, क्या आयुर्वेद के जरिए इससे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, ये ऐसे कंडीशन है, इसमें हम साथ साथ में एक ग्रंथि करके हम इसमें एक हमारे क्लासिक्स में बताया गया है। ग्रंथि और शोथ की चिकित्सा जो होती है उसमें अप्लाई होती है उसको। उसमें बहुत सारे ड्रग्स को बताए गए हैं। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि स्वेलिंग के साइज़ में इतना ही रहना या थोड़ा सा कमी होना इसमें, लेकिन इसमें जो भी थायराइड का कंडीशन है, सर जैसे बताया कि उसको कौन सा स्वेलिंग है वो पता करके फिर अगर सेफ जोन में है तो उसको हम ये हमारे अल्टरनेटिव जो थेरेपी के साथ कर सकते हैं। अगर दूसरा प्रॉब्लम है या टॉक्सिक में जा रहा है इसमें है तो फिर सर्जरी जो दूसरे ऑप्शन सर बता रहे थे वैसे करना पड़ेगा। बाकी ग्रंथि का चिकित्सा होता है इसके लिए। ठीक है, एक और कॉलर है, हरवीर ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। हरवीर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है मैम कि मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम थी 6 महीने पहले। तो इसमें क्या था, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि आपके ना 0.5 mm की वो है, ग्लैंड में सूजन हो रखी है, तो आप ना बस आयोडीन नमक खाइए। तो अभी क्या मैम थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है, तो मुझे दोबारा टेस्ट कराना चाहिए या फिर कुछ और? ठीक है हरवीर, डॉक्टर नारंग आप कुछ और पूछना चाहेंगे जिस तरह की समस्या ये बता रहे हैं? देखिए, जैसे वो छोटी सी ग्रंथि उसमें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड में बहुत छोटी थी और डॉक्टर ने सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट के लिए बोला। लेकिन अगर इनकी एज जो है वो 40 ईयर से ऊपर है तो वैसे भी इनको अपना थायराइड टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। 3 साल में एक बार वैसे भी हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। और अगर इनको अभी कोई आवाज़ में चेंज लग रही है या और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक सिंपल सा TSH करा सकते हैं, ये जो कि एक छोटा सा टेस्ट होता है। उससे भी जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग हो सकती है कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फर्दर हम टेस्ट के लिए इनको एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर भट्टाचार्य, अभी हमने देखा वो पुरुषों के ही कॉल आए हैं, लेकिन जो मैंने सुना है कि महिलाओं की जो समस्या है वो ज़्यादा होती है थायराइड से जुड़ी हुई। अगर दोनों में तुलना करें तो क्या ये सच है कि महिलाएं ज़्यादा इससे परेशान रहती हैं? डेफिनेटली कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी जो होता है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे विटिलिगो हो, वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। तो इसमें और फीमेल्स में इसके इम्प्लीकेशंस भी थोड़ा अलग है, क्योंकि कभी कभी ये कंसीविंग में भी प्रॉब्लम कर सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआत में
अगर किसी को थायराइड का कमी है, वो प्रेगनेंसी के शुरुआत में 6 से 12 हफ्ते मदर के थ्रू ही बेबी को या फीटस को थायराइड मिलता है। अगर उस टाइम, वो बहुत क्रिटिकल टाइम है, ऑर्गन फॉर्मेशन का टाइम है, तो उस टाइम में थायराइड का अगर मेजर कमी है तो वो फ्यूचर में भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो कंसीविंग में, प्रेगनेंसी में, इवन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या पीरियड्स में जो इरेगुलरिटी है थायराइड के वजह से फीमेल्स में इम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। तो और देखा भी गया है कि फीमेल्स में इसका प्रीवलेंस भी ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर हुदर, जो दो तरह के हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा है कि एक ज़्यादा खतरनाक है, एक कम खतरनाक है, या दोनों का स्वास्थ्य पर बराबर असर पड़ता है? एक्चुअली दोनों का तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता ही है। उसमें जो ज़्यादा हमें दिखाई देता है आजकल वो हाइपोथायराइडिज्म है, जो उसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि ओवरवेट हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल ये हो जाता है, पर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। इसकी वजह से नेक्स्ट जो हाइपरटेंशन हो जाता है, फिर उसके हिसाब से कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गए, ऐसे लीवर प्रॉब्लम्स हो गए, फैट के जी, इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा दिखाई देता है और वही अप्रोच हम यूजुअली करते हैं। तो उसमें मैं जो बोल रहा था, शोधन का चिकित्सा जो है, प्रिवेंशन तो आप सबको करना ही है। उसमें जो दिनचर्या, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी एक कैलेंडर्स और ब्रोशर्स भी है जो दिनचर्या कैसे होना चाहिए सुबह से शाम तक, उसको लाइफस्टाइल जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जो प्रिवेंशन के लिए भी हो गया और जिसको हुआ है वो भी। अगर हाइपोथायराइडिज्म पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो उसमें हम यूजुअली विरेचन करके एक पंचकर्म का ट्रीटमेंट होता है हमारा, जिसमें बॉडी को प्यूरिफाई करने की एक प्रोसेस है जो 10 दिन का यूजुअली कोर्स होता है। उसको करवा के फिर उससे रिसर्च के हिसाब से वो भी प्रूव हुआ है कि हार्मोनल रेगुलेशन में वो अच्छा काम करता है। जो ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, इसको जो एलोपैथिक ड्रग्स पे हैं ऐसे पेशेंट्स, उनको ग्रेजुअली हमारा जो मेडिसिन प्यूरिफिकेशन करके, हमारा मेडिसिन करके 6 वीक्स लिए ऐसे उनको फॉलोअप करके इन्वेस्टिगेशन करा के, जब तक वो कम होता जाएगा हमारा मेडिसिन को हम ये करते रहेंगे और एलोपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से वो डोज कम करते जाएंगे। और दिस इज द अप्रोच इन दोस कंडीशंस। 2 और कॉलर जुड़े हैं। सोनी ने हमें वेस्ट बंगाल से कॉल किया है, हेमंत यूपी से जुड़े हैं। हेमंत, आप थोड़ा होल्ड करिए कॉल, पहले हम सोनी से बात करते हैं। सोनी, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, आप सवाल पूछ सकती हैं। मैम, मेरे को ना 2013-14 में थायराइड का मतलब हाइपर थायराइड डिटेक्ट हुआ था, तो उसके लिए ना मैं दवा खाई 1 साल के लगभग, ठीक है। तो वो फिर डॉक्टर मेरे को वो टेस्ट करवा के फिर देखा कि वो नॉर्मल हो गया, तो वो दवा बंद कर दिया। तो उसके बाद अप्रॉक्स 2 इयर्स होने चल रहे हैं, बट अभी तक मैं कोई टेस्ट नहीं करवाई और ना चेक करवाई। तो ये ज़रूरी है। और मेरे को ना थोड़ा कफ का प्रॉब्लम भी रहता है, अभी कफ आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही होता रहता है, खांसी वासी होता है तो ठीक है। और मेरा अभी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है सोनी। डॉक्टर नारंग, आप अभी बता रही थी कि चेकअप कराते रहना चाहिए थोड़े थोड़े समय में, तो इनके लिए कितना इन्होंने बताया कि ये पहले हाइपरथायराइडिज्म के लिए दवाइयाँ ले रही थी और फिर इन्होंने 1 साल लेके छोड़ दी क्योंकि टेस्ट नॉर्मल आ गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ये दवाई लेने के बाद नॉर्मल आ जाता है, लेकिन दोबारा से भी हो सकता है क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म जो है उसमें रेमिशंस भी होते हैं, रिलैप्सेस भी होते हैं। तो इनको डेफिनेटली जो है वो ट्रीटमेंट अपना जो है फॉलोअप तो ज़रूरी रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं रखा है। अब ये बता रही हैं कि इनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है, हो सकता है ये हाइपोथायराइडिज्म में चली गई हो, तो एक बार इनको अपना टेस्ट तो ज़रूर करा ही लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि इनको T4 TSH दोनों अपने टेस्ट करा लेनी चाहिए और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनका इलाज किस तरह से होना चाहिए। ठीक है। हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से। हेमंत, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। हेमंत, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करके हमसे सवाल पूछिए। मैम, जो है गले में सूजन है, गले में सूजन है। जी हेलो जी, टीवी की आवाज़। इसका जो रिपोर्ट है TSH जो है इसका 120 है, 120.79 है। ठीक है मैम, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 0.35 होता है और 5.5 होता है। ठीक है
ठीक है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैंने जो है गले में थोड़ी आवाज़ जो है कि बैठी बैठी सी होती है और नींद ज़्यादा आती है, थकावट ज़्यादा होती है। आपको इलाज करवा रहे हैं अभी इसके लिए? जी मैम, अभी 5 दिन से दवा ले रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी उम्र एक बार बताइए हेमंत। 25 है। ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य। डेफिनेटली इनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। TSH अगर 5 के ऊपर 5 to 10 तक 1 to 5 जैसे बताया, 0.5 to 5 अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है। 5 to 10 उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और 10 के ऊपर है और साथ में अगर T4 भी लो होना शुरू हो जाता है तो उसको ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। उनको प्रॉपर थायराइड है। यूजुअली एलोपैथ मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक मेडिसिन में अगर TSH अगर इतना हाई लेवल 120 तक पहुंच गया है तो उसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन का कमी से ये TSH बढ़ जाता है, उसको बाहर से टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट का टाइम टू टाइम जैसे मैडम ने बताया कि उसका TSH चेक करके उनके लिए जो डोज है वो फिक्स होना चाहिए, और मेडिसिन मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन में फ्यूचर में चलता रहेगा। गले का जो सोइलिंग है वो अगर यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ बहुत बड़ा सोइलिंग कुछ होता नहीं है, हल्का सा अगर सोइलिंग है उतना ही रहेगा, या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हैं MP से हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से विक्रम ने हमें कॉल किया है। विक्रम, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। हाँ विक्रम, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो मैडम, एक्चुअली मुझे समस्या जानना चाहता था। मेरी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मेरे को जानकारी चाहिए मैडम। जी जी जी, पूछिए। विक्रम, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। शुगर है और थायराइड है उसके साथ साथ। ठीक है, तो मैम उससे मेरे को एक्चुअली चाह रहा है कि एक्चुअली उससे आयुर्वेदिक से कोई इलाज है क्या जिससे मैं इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? आयुर्वेदिक इलाज है क्या मैम एक्चुअली मेरे हाँ को? विक्रम, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर हुद्दर, ये अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं, उन्हें शुगर और थायराइड दोनों है। अच्छा। तो कुछ और पूछना चाहते हैं? उनका उम्र कितना है अभी? हाँ मैं सर एक्चुअली उनका 48। ओके, तो एक्चुअली थायराइड और डायबिटीज साथ में अगर है और किस लेवल पे है, आप चेक करने के बाद अगर वो उसका सीवियरिटी को देख के अगर बॉर्डर लाइन पे है या सीवियर है उसको देख के उसमें जैसे कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन हम जो आजकल बताते हैं कि एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी ऐसे चला सकते हैं, या बॉर्डर लाइन पे अगर है तो लाइफस्टाइल चेंज करके आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या होम्योपैथिक मेडिकेशंस अलग कर सकते हैं उसमें। तो उसका एग्जैक्टली एक पिक्चर अगर होता है कि कौन सा कंडीशन में वो है अभी, उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हो सकता है या थोड़ा इंटीग्रेशन पे मेडिसिन चाहिए। तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो उन्हें दिखाइए। जरूर आयुर्वेद में इसका इलाज उपलब्ध है। विक्रम, और शुक्रिया। आप अप्रोच भी कर सकते हैं, हमारा थायराइड का अलग, डायबिटीज और थायराइड का एक सेपरेट OPD भी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, इधर दिखा सकते हैं। ठीक है, एक और कॉल आया है। रवीश ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। रवीश, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। रवीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम रवीश का सवाल लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भट्टाचार्य, जैसे ये सुना है कि अगर थायराइड से जुड़ी समस्या के लिए आप एलोपैथी दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं तो फिर वो आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, क्या ये सच है? जैसे दोनों ने ही बताया, डॉक्टर साहब ने, मैडम ने, कि डिपेंड कर रहा है कौन से स्टेज पे है। जैसे मैंने बोला, अगर किसी को ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें मोस्ट एलोपैथिक मेडिसिन में वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो उसमें जो है एक हार्मोन का कमी है, वो हार्मोन को ही हम बाहर से दे रहे, तो वो अगर सही डोज पे दिया जाए ना, उसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट है और बीमारी में कंट्रोल में पूरा ही आ जाता है। तो TSH अगर नॉर्मल है तो थायराइड रिलेटेड मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। एलोपैथिक में अगर इनिशियल बेसलाइन TSH इज इम्पोर्टेंट, अगर वो एक लेवल के ऊपर है तो मोस्ट प्रोबेबली मेडिसिन का ज़रूरत चलता रहेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म थोड़ा अलग बीमारी है। जैसे उन्होंने बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म का 1 साल ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है वो ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं।
तो उसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है। यूजुअली 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद ट्रीटमेंट बंद करने का कोशिश करके देखा जा सकता है। और जैसे मैडम ने बताई अभी कि उसमें रिलैप्सेस का चांसेस रहता है, तो उसका फॉलोअप अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, कभी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या एनुअली, डिपेंडिंग ऑन के कैसा थायराइड रिपोर्ट चल रहा है, उनका थायराइड रीचेक होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो जस्ट फॉलोअप ही चल सकते हैं। रिलैप्स अगर हो रहा है तो दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, या और दूसरे तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है जैसे रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट, वो भी करने का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, 2 और कॉलर जुड़े हैं। प्रवेश ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है और गणेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। प्रवेश, पहले आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैम मेरी माँ को हाइपोथायराइडिज्म है, वो 50 ईयर ओल्ड हैं और उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदिक में। बट मैम उनका जो वेट है वो 80 के आसपास है और मैं उनके वेट को कम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से ही जानना चाहते हैं? हाँ मैम, आयुर्वेदिक, क्योंकि मॉम जो है वो आयुर्वेदिक पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, होम्योपैथ पे भी बिलीव करती हैं। ठीक है, बट अभी आयुर्वेदिक पे चल रहा है उनका इलाज। ठीक है प्रवेश, डॉक्टर हुद्दर बताएंगे आपको। ओके, अभी जो आपका ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके साथ अगर वज़न आपका मेन जो कंसंट्रेशन है उसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि विरेचन के जो ट्रीटमेंट होता है इसको 10 दिन का टाइम होता है। इसमें एक कोर्स होने तक एटलीस्ट 4 to 5 kg मिनिमम तो इसमें से कम हो जाता है, उसको बाद में मेंटेन करना पड़ता है। तो ये विरेचन का कोर्स उनको आप कर सकते हैं अगर वो फिट है करने के लिए। उसको देख के फिर सब एग्जामिनेशन करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फिट है कि नहीं उसके लिए, वो दैट इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट। गणेश ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। गणेश, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, पूछिए। हेलो जी गणेश, सवाल पूछिए। मैडम हमारी मम्मी की उम्र 55 साल है और जो उनको थायराइड हुआ है तो 8 से 10 साल से गोली खा रही है एलोपैथिक की, थायरॉक्सिन सोडियम टेबलेट आईपी थायरॉक्स 100 mg ऐसा। तो हम चाहते हैं कि एलोपैथिक जो चिकित्सक है हम उनसे जवाब चाहते हैं कि इस गोली का साइड इफेक्ट है, जैसे लंबे समय तक खाते रहते हैं तो इनका जो साइड इफेक्ट होता है, हमने सुना है कि लंबे समय तक किसी भी प्रकार की गोली खाओ तो साइड इफेक्ट, ये थायराइड की स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ कि साइड इफेक्ट होता कि नहीं। और जो आयुर्वेदिक आचार्य हैं उनसे हमारा सवाल है कि इसका मूल जो बीमारी का मूल कारण अव्यवस्थित दिनचर्या है और क्या ये है, और दूसरा सवाल ये है कि इसका समूल इलाज किया जा सकता कि नहीं। ठीक है गणेश, 10 साल से दवाई खा रही है इनकी माँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें थायराइड, जैसे मैंने पहले बताया, थायराइड हार्मोन जो थायरॉक्सिन का जो टैबलेट होता है वो बॉडी के हार्मोन, अंदर जो हार्मोन थायरॉक्सिन होता है जो नॉर्मली थायराइड ग्लैंड से बनता है, उसी को ही टैबलेट फॉर्म में बाहर से दिया जाता है। तो अगर किसी को सही डोज पे थायरॉक्सिन का मात्रा, सही मात्रा में थायरॉक्सिन मिल रहा है, उसमें यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, किसी का मेडिसिन ज़्यादा चल रहा है, TSH लो चल रहा है, ऑब्वियसली उसका साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकता है, जैसे हड्डी कमज़ोर होना या ऑस्टियोपोरोसिस या हार्ट का रिदम का इरेगुलरिटीज़ हो सकता है। बट इट कैन बी वेरी वेल प्रिवेंटेड अगर किसी का थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है अगर, और TSH बैलेंस में चल रहा है, तो TSH 4 से 6 महीने में या 8 महीने में एक बार चेक होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल चल रहा है, थायरॉक्सिन से यूजुअली चाहे ज़िंदगी भर भी लिया जाए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है डॉक्टर हुद्दर, ये जानना चाह रहे थे कि क्या वजह है, क्यों होता है ये? ये तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यूजुअली ये मानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में बताते हैं कि असात्म इंद्रियार्थ संयोगा प्रज्ञापराध परिणाम, ऐसे जो पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि प्रज्ञापराध जो इसमें आप समझ के भी आप भूल करते हैं तो थोड़े डिसीजेस होते हैं। तो ऐसे में भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स फिट होते हैं यूजुअली। तो इसकी वजह से इसमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत ही रोल होता है। अगर सीवियर कंडीशन में है तो अगर ये सही तरीके से दिनचर्या और लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, योगा प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे और सपोर्ट के लिए मेडिसिन वगैरह, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेंगे, उसके साथ में जो एटलीस्ट वो डोज एटलीस्ट जो ले रहे हैं इतने 10 साल से, वो डोज में एटलीस्ट कमी हो सकती है। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो इनको अगर
ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं जो नॉर्मल पे आ गया और 6-6 महीने में 6 हफ्ते में हम उनको देखते स्क्रीन करते रहते हैं और साल में एक बार भी चेक कराते, फिर उनको मेंटेन फॉलोअप भी करते हैं कि वो बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डेफिनेटली उसका रोल है दिनचर्या और योगा प्राणायाम का, उसको तो करना ही करना है इस कंडीशन में। ठीक है, एक और कॉलर है, रंजना ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। रंजना, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। मैडम मुझे क्या है कि जैसे थायराइड की वजह से नींद आती है। ठीक है, मतलब नींद ज्यादा, मतलब जी जी जैसे घूमने घूमने कैसे करता है और थकान ज्यादा लगती है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? वो एक छोटा सफेद दाग भी हो गया है, इसके लिए क्या करूं? अच्छा, उम्र क्या है आपकी रंजना? 39। आप अभी दवाइयाँ ले रही हैं रंजना? आप अभी दवाइयाँ ले रही हैं, आपका इलाज चल रहा है? जी मैडम। डॉक्टर नारंग, थायरोनान में 100 mg खा रही हूँ। ठीक है, ये दवाइयाँ तो ले रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये लक्षण बता रही हैं, नींद आ रही है, क्या साथ में होम्योपैथी किसी तरह से मदद कर सकता है इनके? देखिए, जो पेशेंट ऑलरेडी थायरॉक्सिन पे है या थायरोनॉम पे, जैसे इन्होंने बताया 100 की गोली ले रही हैं, ये ऐसे पेशेंट्स में हम एकदम से तो गोली बंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार उससे जो है वो पेशेंट की जो तकलीफ़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जो है डोज को टेपर कर सकते हैं, धीरे धीरे डोज को हम घटा सकते हैं। और साथ ही साथ होम्योपैथी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर करते हैं उसमें। तो जैसे ये बता रही हैं कि एक दाग हो गया है सफ़ेद, या नींद ज़्यादा आती है, गोली लेने के बावजूद भी इनको नींद आ रही है, तो ये जितने भी सिम्टम्स ये बता रही हैं उसके लिए हम डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इससे इनको अवश्य लाभ होगा। ठीक है, एक और कॉलर है, शिवनारायण ने हमें कॉल किया है, पोरबंदर से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवनारायण, शुक्रिया कॉल किया आपने हमें, आप सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि 2 महीने पहले मैंने अपने थायराइड का चेक कराया था, तो मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा था, इसमें कि T380 या T46 एंड TSH 157 भी 100 mcg पे दवाई चला रहे हैं, बट उन्होंने कहा है कि ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेता रहूं तो इससे कोई साइड इफेक्ट है? दूसरा चीज़ है कि अगर मैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ना लेना चाहूँ, जो आयुर्वेद में उन्होंने बताया था कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं कि पहले वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसके बाद फिर वो मेडिसिन पे चलाते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि वो एलोपैथी से मैं हट के आयुर्वेद में जा सकूं? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे अपने प्रोग्राम में बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है, और लेकिन मेरा जो डिजीज डॉक्टर बताया वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बताया है, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, हालांकि मेरा वेट 2-2.5 किलो कम ही हो गया है। तो इसमें क्या है, मेरा बीमारी सही है या नहीं? ठीक है, आपके तीनों सवाल का जवाब मिलेगा। डॉक्टर भट्टाचार्य, इनका इनिशियल TSH जो मैंने बोला कि शुरुआत वाला TSH सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो 47 था। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो है, एक बार TSH अगर 10, 15, 20 के ऊपर है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो थायराइड ग्लैंड का जो डैमेज हुआ है वो ऑटोइम्यून मैकेनिज्म से होता है, जैसे पहले हम बातचीत कर रहे थे, तो वो डैमेज परमानेंट ही है। तो उसमें अपने आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डैमेज रिकवर करके दोबारा थायराइड ग्लैंड रिएक्टिवेट करके ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव, बट जैसे मैंने बताया कि क्योंकि थायरॉक्सिन जो है बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट है, बॉडी के अंदर का जो हार्मोन है उसी को ही टैबलेट फॉर्म में दिया जा रहा है, जो कमी है सिर्फ उसको पूरा किया जा रहा है। इनको अगर TSH नॉर्मल लेवल पे इनका लाइफ लॉन्ग चलता रहे तो कोई थायराइड रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट यूजुअली नहीं होता है। और बाकी जो दूसरा सवाल है कि मेडिसिन से बाहर आ सकते हैं कि नहीं, तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एज ऑफ नाउ इतना हाई TSH का क्योर करने का कोई तरीका नहीं है। और जो वजन से जुड़ी बात बता रहे थे, वजन वाला थायराइड में ऐसा नहीं कि सबको ही वेट बढ़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादातर देखा जाता है कि 2-3-4 kg का वेट का फ़र्क पड़ता है, और वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा फ्लूइड रिटेंशन से भी होता है, जो थायराइड हार्मोन सब्स्टिट्यूशन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन वेट का जो रोल होता है कि उसमें लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो किसी को अगर ओवरऑल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हो सकता है कि लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन होगा 70-80% और थायराइड का कंट्रीब्यूशन होगा 20-30%। तो ज़्यादातर हम लोग एकदम 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि थायराइड होगा हाइपोथायराइडिज्म तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे केसेस में होता है वेट नॉर्मल होता है, 1-2 kg घट जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेट से
ट्रीटमेंट डिसीजन होगा। ट्रीटमेंट डिसीजन जो होगा वो TSH वैल्यू के ऊपर ही है। डॉक्टर उधर छोटा सा कमेंट अगर आप करें, वो कह रहे थे कि एलोपैथी से वो जाना चाहते हैं आयुर्वेद की तरफ। वही अगर इस कंडीशन में जो मैंने बताया था उन्होंने भी सुना उसके बारे में, तो वो ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में, उसके साथ साथ ही कर सकते हैं, जैसे कि बाद में उसको मॉनिटर करके हम उनको ये कर सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में है या सेल्स रियली डिस्ट्रक्ट ना हुए हो तो उस कंडीशन में हम उनको विदाउट मेडिसिन भी हो सकता है, क्योंकि थोड़े पेशेंट्स हमने ऐसे देखा है OPD में कि बिना मेडिसिन के सालों भर विदाउट एनी इफेक्ट रहे हैं। ठीक है, भूषण कुमार ने कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। भूषण जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए अपना। थैंक यू मैम। मैडम मेरी मदर को थायराइड है, 6 महीना पहले उनका मैडम डायग्नोस किया गया। उनका मैडम एक रिपोर्ट है 25 दिसंबर का, उसमें T4 है मैडम 2.8 UG/DL और TSH है मैडम TSH है 29.17। मैडम इनको प्रॉब्लम ये होता है कि इनका वेट लूज कर रही है और उसके बाद मैडम हमेशा ये टायर्ड फील करती हैं और कभी कभी इनके गले में दर्द भी रहता है। जानना चाहते थे मैडम कि इसमें जो मेडिसिन इनको प्रिफर किया गया है वो मेडिसिन रेगुलरली ले रही हैं, लेकिन फिर भी मैडम इनको राहत नहीं रहता और अचानक गले में पेन हो जाता है, वेट लॉस कर रही है। मैडम इनके लिए क्या करना सही रहेगा? ठीक है, पहले हम डॉक्टर नारंग से पूछते हैं, फिर हम डॉक्टर भट्टाचार्य से आपके सवाल का जवाब देंगे। इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब जो लक्षण है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं दवाई लेने के बाद भी? नहीं, उन्होंने ये बताया कि इनिशियल जो उनका TSH था वो 29 था और अभी वो ट्रीटमेंट पे है, उसके बाद उनका वेट लूज़ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो इनिशियली जो वाटर रिटेंशन बॉडी में हुआ होता है, जो कि 2 से 3 या 4 किलो तक होता है, वो कई बार जो है वो कम होता है, तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरा वज़न कम हो रहा है, तो वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो सकता है। और जहाँ तक और तकलीफ़ों का सवाल है, अभी जो है वो इन्होंने इनिशियली शुरू ही किया है इलाज, धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ होम्योपैथी भी हम इनको जो है वो साथ में शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि ये 6 महीने से ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है, तो जब हम होम्योपैथी शुरू करेंगे तो हर नॉर्मली हम 6 से 8 हफ्ते में फिर इनका टेस्ट करा के देखते हैं, और जैसे जैसे हमें लगता है कि होम्योपैथी अपना असर कर रही है तो हम जो इनकी एलोपैथिक मेडिसिन शुरू हुई है उसको हम धीरे धीरे जो है वो कम करना शुरू कर देंगे डोज को, और फिर हो सकता है ये ऑफ मेडिकेशन भी हम कर पाएँ इस केस में, क्योंकि 29 TSH है तो होम्योपैथी में हम ऐसे केसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य जो ये बता रहे हैं वज़न कम हो रहा है दवाई लेने के बाद भी? मेरे हिसाब से एक तो थायराइड की वजह से जो वेट बढ़ गया था, जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उतना वज़न तो 3-4 kg का तो घट ही सकता है कि वो मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट में भी माना जा सकता है। तो अगर दूसरी बात ये है कि वेट अगर पहले जो वेट था उससे भी ज़्यादा घट गया तो हो सकता है कि और भी कोई दूसरा बीमारी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन में जाके उसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थायराइड है तो और कोई बीमारी नहीं है, तो उनका अगर लगातार वेट लॉस हुए जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक कॉलर है शिव ने हमें पोरबंदर से कॉल किया है। शिव स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपने कहा था कि जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने से थायराइड कंट्रोल हो सकता है, तो हमको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 2.5 साल होने जा रहे हैं एंड जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो थोड़े दिन पहले लगभग 15-20 दिन पहले ही जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें उनका थायराइड का जो है वो भी लेवल थोड़ा गलत था, तो डॉक्टर ने भी 75 mg के ऊपर प्रेस्क्राइब किया है। तो क्या थायराइड भी एक प्रॉब्लम है कंसीव करने की उसमें, और इसके इलाज क्या है, क्या उपाय क्या है इसके? ठीक है, पहले डॉक्टर भट्टाचार्य आप बताइए, जो कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है, अगर थायराइड कितना बड़ा कारक उसमें हो सकता है? थायराइड में थायराइड इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। सो अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है और किसी का TSH ज़्यादा चल रहा है तो वो मेडिसिन से द टारगेट TSH जो है 1 से 3 या 1 से 2.5 के बीच अगर आ जाए तो वो कंसीव में मदद करता है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा उनको कि आप उनके डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहे, 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा TSH रीचेक करें। एक बार TSH 1-2-3 बार नॉर्मल रिपोर्ट आएगा तो कंसीव करने में मदद होगा। ठीक है, और लाइफस्टाइल पूछ रहे थे, ये किस तरह की जीवन शैली अपनाई जाए ताकि इससे जुड़ी समस्या से दूर रहा जाए? तो इन ब्रीफ बताएंगे तो, क्योंकि अगर इधर लाइफस्टाइल क्लिनिक ही है उसके लिए घंटों तक
होता है एक्चुअली काउंसलिंग वगैरह, उसमें ब्रीफली अगर बताएं तो जो खाने के चीज़ जो होते हैं, अगर पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म को लें तो उसमें जैसे कि ओबेसिटी में जो हम करते हैं वो सब करना चाहिए, जो भी ओवरवेट में ओबेसिटी में करते हैं वही चीज़ होता है जो हम लाइफस्टाइल इसमें भी बताते हैं। और बाकी का जो है दोपहर को सोना और रात को देर तक जगना, ये सब करना नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम खाना हो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑप्टिमम रखे, ये सब लाइफस्टाइल में अलग अलग आते हैं। अगर डिटेल में चाहिए तो इनको क्लिनिक में एक बार कंसल्ट करके वो लिखित में भी दे देंगे, वैसे कर सकते हैं। अब एक सवाल हमारे पास जीमेल के जरिए आया है। लखनऊ से पूनम ने हमसे ये सवाल पूछा है। आइए देखते हैं पूनम का सवाल क्या है। पूनम हमसे पूछ रही हैं कि मेरी उम्र 35 साल है, मैं पिछले 10 साल से थायराइड से पीड़ित हूँ। मेरा T3, T4 तो ठीक है, लेकिन TSH 15.05 यानी 15.05 है, जो कि बढ़ा हुआ है। मैं थायरोनम आप समझ गए? हाँ। ठीक है, मैं सवाल एक बार चाहूँगी कि फिर से स्क्रीन पर दिखाया जाए। पूरा सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जानना क्या चाह रही है। पिछले 10 साल से पूनम थायराइड से जुड़ी समस्या से परेशान है और वो ये दवा भी ले रही हैं। थायराइड की वजह से पैरों में लगातार दर्द रहता है। तो पूनम क्या कर सकते हैं डॉक्टर नारायण? देखिए, वो एलोपैथिक मेडिसिन पर हैं और जितना मैं समझ पा रही हूँ अभी भी उनका TSH 15 है। इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है अभी भी, यानी कि या तो उनकी डोज जो है वो कम चल रही है। लेकिन डोज के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर भट्टाचार्य बता पाएंगे। तो जहाँ तक पैरों में दर्द का सवाल है, क्योंकि थायराइड अभी कंट्रोल में ही नहीं है, तो पैरों का दर्द जो है वो थायराइड में भी हो सकता है, जॉइंट पेन्स भी उसमें हो सकते हैं। तो एक बार जब उनका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा तो अपने आप उनको जो है ये तकलीफ जो है ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर भट्टाचार्य। जो TSH का जो रेंज है, और अगर किसी को थायराइड का मेडिसिन जैसे थायरॉक्सिन है वो मिल रहा है तो वो होना चाहिए 1 to 4 रफली, तो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। किसी को अगर उसके ऊपर लगातार TSH ज़्यादा चल रहा है तो उसका मतलब अंडर मेडिकेशन है, डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉमन रीजंस जिसके वजह से TSH कंट्रोल नहीं होता है, एक ये भी है कि थायराइड मेडिसिन लेने के साथ साथ चाय पी लेना या कुछ खा लेना। तो थायराइड मेडिसिन लेने के बाद कम से कम आधा घंटा से 1 घंटे का खाने में या चाय में या दूध में गैप होना चाहिए। तो ये भी एक इनको मेरा सजेशन रहेगा। अगर वो ऑब्वियसली TSH ज़्यादा है तो डॉक्टर से बात करना पड़ेगा उसका डोज एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन साथ में जो बेसिक प्रिकॉशंस है कि एडिक्वेट गैप, कोई कैल्शियम आयरन टैबलेट्स 4-5 घंटे के अंदर ना लेना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है ताकि थायराइड मेडिसिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। और पैर में जो दर्द है, थायराइड का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रह सकता है, लेकिन आजकल विटामिन D भी बहुत कम रहता है, तो इसलिए एक बार विटामिन D सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर के साथ बात करके वो भी अगर साथ साथ शुरू किया जाए तो उसमें भी आपको मदद हो सकता है। ठीक है, एक सवाल अब YouTube के जरिए हमारे पास आया है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। रजत गर्ग ने सवाल पूछा, मैं हाइपर थायराइड से पीड़ित हूँ और मैं लगातार दवाई का सेवन कर रहा हूँ, मेरी सारी जांच नॉर्मल आ रही है, तो क्या मैं दवाई छोड़ सकता हूँ? तो रजत जानना चाह रहे हैं अभी सब कुछ नॉर्मल है तो दवाई छोड़ सकते? तो दवा देने का पर्पज़ यही है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। अगर दवा देने के बावजूद भी रिपोर्ट में गड़बड़ है तो दवा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। एलोपैथिक मेडिसिन में अगर TSH, T3, T4, यूजुअली TSH इज़ इनफ फॉर स्क्रीनिंग या देखने के लिए कि आपका मेडिसिन ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर TSH नॉर्मल चल रहा है इसका मतलब है आपका दवा का डोज सही है, उसके साथ जितना कम छेड़खानी किया जाए अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन तो अच्छा है। तो सेम मेडिसिन इनका चलता रहेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी यूजुअली नहीं होता अगर TSH कंसिस्टेंटली सेम नॉर्मल रेंज पे चले तो। डॉक्टर नारायण, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले भी हैं जो होम्योपैथी के जरिए पूरी तरह से जिनका थायराइड ठीक हुआ है, तो ये मुमकिन है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि थायराइड, पहले तो आपको ये डायग्नोज करना है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, और उसके बाद हम जो है वो पेशेंट के सारे सिम्टम्स लेते हैं और उसके बेसिस पे हम उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो बिल्कुल संभव है। हमारे यहाँ भी हम थायराइड क्लिनिक जो है वो 2003 से चला रहे हैं डॉक्टर BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोनों तरह की बीमारियों के। हमारे पास हाइपोथायराइड पेशेंट ज़्यादा आते हैं
तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर जो है वो एडल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 60 to 70% पेशेंट्स हमारा क्योर रेट है, और अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो 90% तक पेशेंट्स जो है वो हमारे नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर हम उनको फॉलोअप में भी रखते हैं। अगले 3 सालों तक हम उनका फॉलोअप भी करते रहते हैं ऑफ मेडिकेशन करके भी। तो हमने देखा है कि हमारे पास भी जो है वो जो बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हुद्दर, जो आप प्यूरिफिकेशन की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी अनुवांशिक भी हो सकती है, थायराइड से जुड़ी समस्या, तो क्या ऐसा ना हो या थायराइड से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी प्रिकॉशन के तौर पर भी ये लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल वो ले सकते हैं। ये जो पंचकर्मा जो हम बोलते हैं, ये दिस इज़ प्रिवेंशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द डिसीज़, नॉट पर्टिकुलरली। अगर प्रिवेंशन के हिसाब से लेते हैं तो स्वास्थ्य लोगों के लिए लेना एक पंचकर्म एक अलग होता है कि जो भी डिसीज़ हो उसको प्रिवेंट करें। तो पर्टिकुलर डिसीज़ जब होता है तो उसके अकॉर्डिंगली शोधन भी अलग होता है, लेकिन बिल्कुल वो ले सकते हैं उसके लिए। जो भी अगर चाहते हैं हेरिडिटरी हो, उनको होने की चांसेस है, लाइफस्टाइल ऐसा है, तो वो लोग उनको ऑप्ट कर सकते हैं विरेचन वगैरह उसमें। ठीक है। बच्चों का जिक्र किया था डॉक्टर नारंग आपने, बच्चों में थायराइड कितनी बड़ी समस्या है आजकल? देखिए, हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं, ऑल ओवर इंडिया भी हम गए हैं, दिल्ली के भी कई स्कूल्स हमने सर्वे किए हैं। स्क्रीन करने के बाद हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या होती है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की, और जो कि अराउंड 8 to 10% बच्चों में हमें देखने को मिली थी। ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म 3 से 4% होता है, और हाइपरथायराइडिज्म रेयरली हम देखते हैं बच्चों के अंदर। और हमारे पास जो ज़्यादातर जो है वो बच्चे ही आते हैं इलाज कराने के लिए। तो जहाँ तक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की बात है, तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ बच्चों में जब हम इलाज करते हैं तो हमारा जो प्रतिशत है क्योर रेट है वो बहुत ही हाई है, 90% बच्चे हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ बातें हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं जब हम बच्चों की बात करते हैं कि एक तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी कि हम उनका हाइट और वेट जो है वो मॉनिटर ज़रूर करते हैं, ग्रोथ चार्ट्स मेंटेन करते हैं। हम बच्चों का फॉलोअप हर 1 महीने पे करते हैं, जिसमें हम उनकी हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं। साथ ही साथ जो है वो हम हर 3 महीने पे उनका टेस्ट कराते रहते हैं। इसके साथ, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि थायराइड का जो रिलेशनशिप है वो एक बच्चे के IQ लेवल से भी होता है, और साथ ही साथ जब वो बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई के टाइम पे उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेरेंट्स उसके लिए भी बहुत कंसर्न रहते हैं, और थायराइड की बीमारी के साथ उसमें भी फ़र्क आता है। तो हमारी नज़र जो है वो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी लगातार बनी रहती है, और हमेशा जो है वो हम फॉलोअप में ये देखते रहते हैं। कहीं भी हमें ये लगता है कि बच्चे की या तो ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, उसकी हाइट या वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा, या वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे रहा, उसमें कोई मूड चेंजेस आ रहे हैं, या हमारी दवाई से जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा ट्रीटमेंट प्लान यूजुअली 1.5 साल का होता है, और हमने ये देखा है कि जब हम 3 महीने पे पहला टेस्ट करते हैं तो बच्चों में तभी फ़र्क आ जाता है। और ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे 1.5 साल में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो हम उनको ऑफ मेडिकेशन करके अगले 3 साल तक सिर्फ उनको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, सिर्फ उनका टेस्ट करवाते रहते हैं। और कहीं पर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि होम्योपैथी से हम उनको नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी आते हैं जिनको हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, एक कॉलर है, मनीषा ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। हम जानना चाहते हैं जी मनीषा, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। तो हम जानना चाहते हैं कि जो थायराइड बीमारी होती है तो वो गले में हो गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो थायराइड बीमारी होती है जी, तो वो गले में हो गई है। आपको उससे जरा आवाज, हाँ, आपको ये तकलीफ, उससे आवाज जरा मोटापा जैसा आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो किस बीमारी, वो कोई बीमारी? अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं कराया है? संकेत तो नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई जांच आपने नहीं कराई है? हाँ, कराए हैं, एक जगह कराए तो लोग बोले कि थायराइड हो गया है, वैसे ठीक हो जाएगा, एक गोली दिए हैं तो गाय खाने के लिए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर भट्टाचार्य, तो थायराइड ग्लैंड गले में ही होता है। तो थायराइड का जो है 2 वजह से गले में प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस में। एक तो अगर अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म चल रहा है, TSH अगर कंट्रोल में नहीं है,
तो वो कभी कभी गले में वॉइस में प्रॉब्लम कर सकता है। साथ में अगर कभी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आसपास के किसी नर्व को, बहुत रेयर है लेकिन वो आसपास के किसी नर्व जो वॉइस को कंट्रोल करता है उसको अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो तभी भी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इनका वॉइस में प्रॉब्लम लगातार चल रहा है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा दोबारा डॉक्टर से मिले और वॉइस का जो है प्रॉपर चेकअप करके। थायराइड अगर TSH अगर नॉर्मल है, थायराइड ग्लैंड साइज अगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो अगर साथ में उसके ऊपर भी वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डॉक्टर, उधर जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य बता रहे थे कि दवा लें उसके बाद गैप होना ज़रूरी है, इसी तरह खाने में भी कई सारे परहेज़ बताए जाते हैं कि थायराइड की अगर समस्या है तो ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं पहले बताया कि जो भी कफ और मेद को बढ़ाने वाले जो चीज़ होते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो और जो भी वेट इंक्रीज़ करते हो या तो उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। प्रोटीन्स को थोड़ा प्रीफर ज़्यादा करेंगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ओबेसिटी, जो हम स्थौल्य के जो कहते हैं, उसी हिसाब से हम इसको डाइट प्लान करना ज़रूरी भी है इसमें। और आप योग की भी आपने जिक्र किया था बीच में। योग और प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है और आजकल इसमें रिसर्चेस भी बहुत हुए हैं जो प्रूव कर चुके हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन भी बहुत अच्छे से ये योगा और प्राणायाम करता है। बहुत सारे एम्स के साथ भी जुड़ के भी रिसर्चेस हो रहे हैं इसके योगा के ऊपर। डिफरेंट डिसीज़ में, कार्डियक डिसीज़ में हो रहा है, कैंसर में हो रहा है, ऐसे थायराइड में भी आगे ऐसे हो सकता है। तो योगा को लेके ही रिसर्चेस आजकल बहुत टॉप प्रायोरिटी में इंटीग्रेशन में चल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा उसमें, थायराइड पेशेंट्स को तो करना ही है। ठीक है डॉक्टर नारंग, आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने खान पान को जो है वो ठीक से रखिए, साथ ही साथ जो है वो एक अपना शेड्यूल बनाइए, थोड़ी देर जो है वो वॉक ज़रूर करिए, जो कि आपकी आधे घंटे से 45 मिनट्स डेली होनी चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन आप ज़रूर इसको रखिए। खाने में जो भी चीज़ें जो आपके वज़न को बढ़ाती हैं उनको भी हमें जो है वो लिमिट में खाना चाहिए। और स्ट्रेस लेवल्स आजकल बहुत हैं, कोशिश करिए कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करिए, चाहे वो आप योगा करके करिए या मेडिटेशन से करिए या कोई इस तरह की अपनी जो है हॉबी इनकलकेट करिए जिसमें आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है वो हम थायराइड डिसऑर्डर्स को भी कम कर पाएंगे। और डॉक्टर भट्टाचार्य, जैसे आनुवंशिक वजह भी माना गया है, जिन माँ या बाप को थायराइड हो वो किस तरह से ख्याल रखें अपने बच्चों का? यूजुअली जो होता है कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है, अगर फैमिली में थायराइड है तो बच्चों में भी थायराइड आ सकता है। ऐसा नहीं कि बचपन में ही आ जाएगा, हो सकता है 20 साल में आए, 30 साल में आए, 40 साल में आए। तो दैट इज़ ए जेनेटिक कंपोनेंट। तो उसको चेंज करने के लिए ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल चाहे किसी तरीके से भी हो, वो तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ। बट एज सच जेनेटिक कंपोनेंट को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट या बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो आज सलाह दी, वो लोगों के काम आए और इस बीमारी से जितना हो सके वो लोग दूर रहें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपने देखा कि आज के समय में पुरुष हो या स्त्री या फिर बच्चे, हर कोई इसका शिकार हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण लोगों में बढ़ता तनाव और अनियमित जीवन शैली है। इस बीमारी के कारणों का ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है फिलहाल, लेकिन तनाव से दूर रहना, जैसे हमारे डॉक्टरों ने भी बताया, स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली, साथ ही संतुलित भोजन हमें थायराइड ही नहीं बल्कि हर तरह की बीमारी से बचाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। और आखिर में एक बात और कि अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड से संबंधित बीमारी हो तो आप थोड़ा सा सतर्क भी रहें और रखें अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आयुष्मान भव के अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके निदान और बचाव की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।